नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 19 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों, क्योंकि जब भी आपकी क्लास यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और साथियों, आप बिना देरी किए इस क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आप सभी साथी समझदार हैं। तो ये जो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला कार्य है जो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपका हॉट रिजर्व है, ऑप्शन बी है कोल्ड रिजर्व है, ऑप्शन सी है स्पिनिंग रिजर्व है, ऑप्शन डी है फर्म पावर। बताइए साथियों, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है, यानी जो जिसका संचालन हो रहा है लेकिन सर्विस में नहीं है, वर्तमान में हम उसको काम में नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी आपकी रिजर्व जनरेटिंग क्षमता को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस प्रकार की जनरेटिंग क्षमता को हम हॉट रिजर्व कहते हैं साथियों। जो ऑपरेशन में है यानी संचालन में है, उसका संचालन कर रहे हैं लेकिन अभी उसको प्रेजेंट में सर्विस के लिए काम में नहीं ले रहे हैं, ऐसी जो आपकी रिजर्व जनरेटिंग क्षमता है उसको हम हॉट रिजर्व कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइटनिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा जो आपका बिजली गिरने का सबसे खतरनाक स्ट्रोक है या सबसे खतरनाक है खतरा है? ऑप्शन ए आपका टावर शीर्ष पर प्रत्यक्ष आघात, ऑप्शन बी है ज़मीन के तार पर प्रत्यक्ष आघात, ऑप्शन सी है लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात और ऑप्शन डी आपका कंडक्टर पर अप्रत्यक्ष आघात। बताइए साथियों, इनमें से किस स्थिति में जो आपकी आकाशीय बिजली गिरेगी वो सबसे खतरनाक साबित होने वाली है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका सर्विस का या डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइंस का जो कंडक्टर है, यदि उस कंडक्टर पर आपकी बिजली गिरेगी तो वह सबसे आपकी खतरनाक साबित होगी। साथियों ध्यान रखना, आपकी कंडक्टर पर अगर आकाशीय बिजली गिरेगी तो वह आपका सबसे खतरनाक स्ट्रोक होने वाला है। अब ये ऑप्शन ए बोल रहा है टावर शीर्ष पर, भाई हमारा जो पोल है उस पर बिजली गिरेगी तो वो इतनी खतरनाक साबित नहीं होगी। ये बोल रहा है ज़मीन के तार यानी आपके ग्राउंड वायर पर भी आपकी खतरनाक साबित नहीं होगी, क्योंकि वह ग्राउंड वायर है जो उस आकाशीय बिजली को भूमिगत कर देगा यानी ग्राउंड कर देगा, अर्थ कर देगा, जिससे वो आपका खतरा टल सकता है।
और ऑप्शन डी दे रखा है आपका कंडक्टर पर अप्रत्यक्ष आघात। साथियों अप्रत्यक्ष आघात है जो आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, लेकिन यदि आपके लाइन के कंडक्टर पर प्रत्यक्ष रूप से वो आकाशीय बिजली गिरेगी तो वो आपका सबसे खतरनाक स्ट्रोक रहने वाला है साथियों। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही। अब बताइए साथियों ट्रांसमिशन दक्षता बढ़ने का क्या कारण होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में कमी होती है। ऑप्शन सी है वोल्टेज में वृद्धि परंतु पावर फैक्टर कम होता है। और ऑप्शन डी आपका वोल्टेज में कमी परंतु पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। अब बताइए साथियों क्या कारण रहने वाला है जिससे आपके ट्रांसमिशन की दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो साथियों आपको जैसा भी आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर देवें। आपकी गलती हो जाएगी कोई बात नहीं है साथियों, गलती भले ही हो, यहाँ आप जितनी गलतियाँ करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे साथियों। और आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे अगर आपकी सारी गलतियाँ हैं जो यहीं निकल जाएगी। तो साथियों इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपको जैसा भी आंसर आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण आंसर है जो ज़रूर टाइप करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि आपके वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि होती है तो आपकी ट्रांसमिशन दक्षता यानी जो विद्युत पावर सप्लाई हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी दक्षता है वो आपकी उच्च हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी आपकी हाई हो जाएगी। किस कारण हो जाएगी, यदि आपका वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों उच्च है यानी दोनों में आपकी वृद्धि होती है तो आपकी ट्रांसमिशन दक्षता है वो आपकी उच्च हो जाएगी साथियों। ऑप्शन बी दे रखा है आपका वोल्टेज और पावर फैक्टर में कमी होती है, नहीं साथियों कमी नहीं होती है। और ऑप्शन सी दे रखा है वोल्टेज में वृद्धि परंतु पावर फैक्टर, नहीं साथियों पावर फैक्टर कम नहीं होता है। ऑप्शन डी दे रखा है वोल्टेज में कमी परंतु पावर फैक्टर में वृद्धि, साथियों वोल्टेज में भी कमी नहीं होती है, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में आपकी वृद्धि होती है तो आपकी ट्रांसमिशन दक्षता है वो आपकी उच्च हो जाती है। तो इस प्रकार साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों अगला आपका क्वेश्चन है जब प्रत्यावर्ती धारा कंडक्टर से गुजरती है तो। अब बताइए साथियों आपकी अल्टरनेटिंग करंट है वो आपके किसी चालक से गुजरती है तो क्या होने वाला है। ऑप्शन ए दे रखा है वह कंडक्टर के पूरे खंड में समान रूप से वितरित होती है। ऑप्शन बी दे रखा है सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है। ऑप्शन सी है सतह के पास कंडक्टर का भाग है जो कोर की तुलना में कम करंट वहन करता है। ऑप्शन डी है संपूर्ण करंट कंडक्टर की कोर से गुजरता है। अब बताइए साथियों आपकी अल्टरनेटिंग धारा है जो आपके किसी चालक में गुजरती है तो वह इनमें से किस प्रकार है जो उस धारा का प्रवाह होता है यह आपको पूछा गया है। तो साथियों जल्द से जल्द है जो इस क्वेश्चन का जैसा भी आपको आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके किसी भी कंडक्टर में जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रवाहित हो रही है तो आपका ध्यान रखना यह धारा है जो कंडक्टर के सतह भाग से अधिक प्रवाहित होगी, जबकि जो आपका कोर भाग हो ना कोर भाग में यह आपकी कम प्रवाहित होगी। ध्यान रखना साथियों जो आपकी धारा है किसी कंडक्टर से प्रवाहित हो रही है तो इसका अधिकांश भाग है वो चालक की सतह से प्रवाहित होता है। ध्यान रखना साथियों चालक के बीच में यानी चालक की कोर से हैं वो बहुत ही कम मात्रा में आपकी धारा प्रवाहित होती है। साथियों एक बार फिर से ध्यान रखना कि जब किसी कंडक्टर में आपकी धारा प्रवाह हो रहा है तो वह धारा प्रवाह आपके चालक की सतह से अधिकतम होगा। ध्यान रखना साथियों चालक की सतह से जो आपकी मैक्सिमम धारा है वो चालक की सतह से प्रवाहित होगी, जो आपकी कोर से हैं वहाँ पे आपकी मिनिमम धारा है जो प्रवाहित होगी। तो साथियों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सतह के पास कंडक्टर का भाग है वो कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करता है।
चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध के समान होगा यदि ऑप्शन ए दे रखा है करंट ट्रू या तरंग रूप में होगा, ऑप्शन बी है आपका वोल्टेज कम होगा, ऑप्शन सी है आपका पावर फैक्टर एकम होगा, ऑप्शन डी है करंट कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा। अब बताइए साथियों, इनमें से किस स्थिति में आपका प्रभावी प्रतिरोध और आपका ओमिक प्रतिरोध है वो किसी कंडक्टर के एक समान होंगे। यानी किसी कंडक्टर के प्रभावी प्रतिरोध और ओमिक प्रतिरोध कब समान होंगे, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिस पर आपके प्रभावी प्रतिरोध और ओमिक प्रतिरोध का मान है वो आपका एक समान होगा, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी करंट है जो आपका कंडक्टर क्रॉस सेक्शन में समान रूप से वितरित होगा। ध्यान रखना साथियों, यदि आपका मान लो ये है जो आपका कंडक्टर है, ध्यान रखना साथियों, इस कंडक्टर में अगर आपका समान रूप से करंट प्रवाहित हो रहा है, यानी अभी जो हमने बात की थी सतह से अधिक प्रवाहित नहीं हो रहा है, सतह और जो आपकी क्रॉस सतह और कोर है वहाँ से आपका समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपका प्रभावी प्रतिरोध यानी कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध और जो ओमिक प्रतिरोध है वो है जो आपके एक समान रहने वाले हैं। ध्यान रखना साथियों, प्रभावी प्रतिरोध और जो आपका कंडक्टर का ओमिक प्रतिरोध, जिसे हम ओमिक प्रतिरोध है जो आपके कंडक्टर का फिक्स होता है। ध्यान रखना साथियों, तो प्रभावी प्रतिरोध जो ओमिक प्रतिरोध है जो आपके कंडक्टर के एक समान होंगे यदि आपका चालक में पूरे क्रॉस सेक्शन एक क्षेत्रफल में यानी चालक के पूरे आकार में आपका समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखना साथियों, ऑप्शन सी दे रखा है आपका पावर फैक्टर एकम होगा। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपका जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होता है ना, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का आपका पावर फैक्टर है जो आपका इकाई होगा। ध्यान रखना साथियों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्किन प्रभाव किस पर निर्भर करता है, यह आपको पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है कंडक्टर के आकार पर, ऑप्शन बी है कंडक्टर की आवृत्ति पर, ऑप्शन सी है कंडक्टर पदार्थ की प्रतिरोधकता पर यानी विशिष्ट प्रतिरोध पर, और ऑप्शन डी है आपका इन सभी पर। अब बताइए साथियों, जो आपका स्किन प्रभाव है वो इनमें से किस पर निर्भर करता है, क्या रहेगा इसका सही आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द है वो आप टाइप करें। ध्यान रखना साथियों, स्किन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, त्वचीय प्रभाव। यही प्रभाव है साथियों जिसके कारण है जो आपकी धारा है वो आपके चालक की कोर से न बहकर चालक की सतह से बहती है। ध्यान रखना, इसी इफेक्ट के कारण है जो आपकी धारा है वो मैक्सिमम है जो आपके कंडक्टर की सरफेस से प्रवाहित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये जो आपका स्किन इफेक्ट होता है ना, यह आपका निर्भर करता है कंडक्टर के आकार पर भी निर्भर करता है, कंडक्टर की करंट की आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, और आपके कंडक्टर किस पदार्थ का बना है उस पदार्थ की प्रकृति पर भी या उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी पे है जो आपका स्किन इफेक्ट है वो आपका डिपेंड करता है। ध्यान रखना साथियों। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, यदि आप कंडक्टर का आकार बढ़ा दोगे ना, आकार बोले या व्यास बोले वह बढ़ा दोगे तो आपका जो स्किन इफेक्ट है ना, स्किन इफेक्ट भी आपका बढ़ जाएगा। ध्यान रखना साथियों, यदि आप आकार बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। यदि आपके करंट की आवृत्ति है ना, आवृत्ति आपकी ज़्यादा होगी तो आपका स्किन इफेक्ट भी है वह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा साथियों। और ध्यान रखना साथियों, यह आपका ज़्यादातर है जो आपका यह इफेक्ट ऐसी आपकी धारा में देखने को मिलता है, जबकि डीसी में है जो आपका ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो साथियों जो आपका स्किन प्रभाव है वो आपका कंडक्टर के आकार पे भी निर्भर करता है, करंट की आवृत्ति भी फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है, और आपके कंडक्टर के पदार्थ पे की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का जो आपका कंडक्टर का मटेरियल है उस पर भी ये निर्भर करता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। साथियों ध्यान रखना, अगर हमारे कंडक्टर का व्यास या आकार बढ़े
तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर करंट की आवृत्ति अधिक है तो आपका स्किन इफेक्ट भी अधिक होगा। यानी यह कह सकते हैं साथियों, जो स्किन इफेक्ट है वह आपका आकार और करंट की आवृत्ति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आपका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, करंट की आवृत्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका स्किन इफेक्ट भी अधिक देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई इससे किससे कम हो कि हम के ओवरहेड लाइनों में या ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव को हम नगण्य मान सकते हैं। बताइए साथियों, यानी कितने किलोमीटर तक की लाइन में हम कैपेसिटेंस प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 160 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 100 किलोमीटर और ऑप्शन डी है आपका 80 किलोमीटर। बताइए साथियों, लाइन की लंबाई है वो इनमें से कितनी होनी चाहिए, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। यानी यदि आपके ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई है जो आपकी 80 किलोमीटर से कम हो तो हमें जो उसमें कैपेसिटेंस के प्रभाव को नगण्य मान सकते हैं या उपेक्षित या अनदेखा कर सकते हैं कि भाई इसमें हम कैपेसिटेंस प्रभाव है जो ज़्यादा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इसमें नगण्य है कैपेसिटेंस प्रभाव। तो ध्यान रखना साथियों, यदि आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जो 80 किलोमीटर से कम है तो हम उसमें कैपेसिटेंस या धारित्य प्रभाव को है जो नगण्य मान सकते हैं या उसको उपेक्षित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों अगला आपका क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस कितनी ली जाती है। अब बताइए साथियों, ओवरहेड लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस का मान है वो आपका कितना होता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका 10 to 20 ओम, ऑप्शन बी है 50 to 60 ओम, ऑप्शन सी है 100 to 200 ओम और ऑप्शन डी आपका 1000 to 2000 ओम। बताइए साथियों, ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस का मान है वो कितना होता है। तो साथियों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सर्ज इम्पीडेंस है ये क्या चीज़ है। सर आप बार बार सर्ज इम्पीडेंस कर रहे हो, है क्या ये। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो आपका सर्ज इम्पीडेंस है यानी जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन में, ध्यान रखना साथियों, ये हमें ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लॉस ना हो, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लॉस ना हो उस समय जो आपका लाइन का इम्पीडेंस होता है ना, उस इम्पीडेंस को हम सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी प्रकार का लॉस न हो, लॉस एकदम शून्य हो, तो उस स्थिति में जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस होता है उस इम्पीडेंस को हम सर्ज इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। साथियों ध्यान रखना, महत्वपूर्ण टर्म है आपकी सर्ज इम्पीडेंस। अब साथियों आपको याद रहना चाहिए कि ये जो आपका सर्ज इम्पीडेंस है वो कितना होना चाहिए। तो साथियों ये जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए है जो आपका सर्ज इम्पीडेंस है जो आपका लगभग 400 ओम के आसपास रहना चाहिए। साथियों फिक्स नहीं होता है साथियों, ये आपको लगभग 400 ओम के आसपास होना चाहिए। और जो आपकी अंडरग्राउंड केबल होती है ना, उनके लिए ये जो आपका लगभग 40 ओम के आसपास होना चाहिए। साथियों ध्यान रखना, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये जो आपका सर्ज इम्पीडेंस का मान है वो आपका लगभग है जो 400 ओम होना चाहिए। और जो आपका अंडरग्राउंड केबल्स के लिए है जो आपके सर्ज इम्पीडेंस का मान है वो लगभग आपका 40 ओम होना चाहिए। साथियों तो इसमें आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा है साथियों, बताइए। 10 ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात की गई है, यानी ओवरहेड लाइनों की बात की गई है, तो आपका 10 से 20 ओम तो होगा नहीं, ये तो बहुत कम है। 50 से 60 ओम भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बहुत कम है। ये आपका अगर हम हमारे को अंडरग्राउंड केबल का पूछा होता तो हम ये आंसर कर सकते थे, हमारे पास ये मौका था।
अब बात करें 1000 से 2000 ओम, तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा है। अब बताइए साथियों 400 ओम के लगभग कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से सबसे ज़्यादा 400 ओम के नज़दीक है। तो बताइए साथियों यहाँ पे हमें ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 100 से 200 ओम इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथियों ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। लेकिन वास्तव में बात करें तो जो आपका सर्ज इम्पीडेंस का मान है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 ओम के लगभग रखा जाता है, और जो आपकी अंडरग्राउंड केबल्स होती है उनके लिए आपका 40 ओम के लगभग रखा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। साथियों अब आपको जो आपका सर्ज इम्पीडेंस होता है जिसे हम ZS से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साथियों ध्यान रखना √L/C। ये जो आपका साथियों जो आपका सर्ज इम्पीडेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है ZS बराबर ZS, इसे हम सर्ज इम्पीडेंस को दर्शाते हैं, और L आपका इंडक्टर और C आपका कैपेसिटर होता है, यानी √L/C है ये आपका जो आपका सर्ज इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमने सही आंसर के बारे में जान लिया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 ओम के लगभग, और जो आपका अंडरग्राउंड केबल्स के लिए है वो आपका 40 ओम के लगभग है जो आपका सर्ज इम्पीडेंस का मान रहना चाहिए। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पिन इंसुलेटर सामान्यतः कितने वोल्टेज तक है जो हम उपयोग में ले सकते हैं। बताइए साथियों ये जो आपके पिन इंसुलेटर हैं उनको हम मैक्सिमम है जो कितने वोल्टेज तक है काम में ले सकते हैं, ये आपको पूछा गया है साथियों। ऑप्शन ए आपका 100 kV, ऑप्शन बी है 66 kV, ऑप्शन सी है 33 kV, और ऑप्शन डी आपका 25 kV। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो आपके पिन इंसुलेटर होते हैं वह हम सामान्यतः वितरण में काम में लेते हैं, ट्रांसमिशन में इनको ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है, इनको ज़्यादातर है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में काम में लेते हैं, और यह आपके सामान्यतः जो आपके 33 kV तक है जो हम काम में लेते हैं। इनको ध्यान रखना साथियों, पिन इंसुलेटर है वो आपका लगभग 33 kV तक है जो आपका काम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव। अब बताइए साथियों हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन है जो आपका कितना होता है, तब हमें जो आपका कोरोना इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए दे रखा आपका 30 kV अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका 22 kV अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका 11 kV RMS मान प्रति सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी आपका 6.6 kV RMS मान प्रति सेंटीमीटर। अब बताइए साथियों जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन का मान है वो इनमें से किससे अधिक होगा, तब हमें कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर आपका ए। ध्यान रखना साथियों 30 kV अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर से जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन है जो अधिक होगा तब हमें जो आपका कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान रखना साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव बोले तो हम कह सकते हैं साथियों किसी लाइन में, या हम कह सकते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन में जब आपका हाई वोल्टेज हो। ध्यान रखना साथियों तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि किसी कंडक्टर के आसपास हवा का है जो सामर्थ्य है जो आपका 30 kV अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर से अधिक है तभी हमें कोरोना देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साथियों कोरोना क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों ध्यान रखना ये जो कोरोना है जो आपका कम ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, कम वोल्टेज की जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें हमें यह देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना साथियों यह है जो आपकी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमें कोरोना देखने को मिलता है। ध्यान रखना साथियों अब कोरोना होता क्या है साथियों, जो हाई वोल्टेज है उनके हाई वोल्टेज लाइन है वहाँ पे आपकी जो वायु होती है वो आपकी उसका आयनाइजेशन हो जाता है, यानी आयनीकरण हो जाता है, और आपका
बैंगनी रंग की ज्वाला उत्पन्न देखने को मिलती है, वहाँ पे बैंगनी रंग की ज्वाला होती है आपकी। और साथ में ध्यान रखना हिसिंग की जो आपका सौर उत्पन्न होता है और वहाँ पे आपकी ओजोन गैस बनती है। ये जो आपके तीनों कार्य है वो आपके कोरोना इफेक्ट के अंतर्गत होते हैं, यानी आसपास की वायु है जो आपकी आयनीकृत हो जाती है, बैंगनी रंग की ज्वाला देखने को मिलती है, हिसिंग की आवाज़ निकलती है और आपकी जो वहाँ पे है वायु है उसका आयनाइजेशन होकर ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि कोरोना को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, चालकों के बीच की यदि हम दूरी बढ़ा देंगे तो आपका कोरोना है वो आपका कम हो सकता है। ध्यान रखना साथियों, चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर है वो कोरोना को कम कर सकते हैं। और जो आपका चालक होता है उसकी सतह को हम स्मूथ बना के कोरोना को कम कर सकते हैं। और साथियों ध्यान रखना, जो आपका चालक होता है उसकी साइज़ बढ़ाकर है उसका हम कोरोना को कम कर सकते हैं। साइज़ बढ़ाकर और आपका चालक को स्मूथ बनाकर और आपके चालकों के बीच की दूरी बढ़ाकर है जो हम कोरोना को कम कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए डीसी की बजाय जो आपका एसी में है जो आपका कोरोना प्रभाव है जो हमें देखने को अधिक मिलता है, क्योंकि एसी में आपके हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन होता है, जहाँ पे है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में हमें ये कोरोना इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। तो साथियों इस प्रकार हमने कोरोना पर पूरी चर्चा कर ली है और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचारित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज में होना चाहिए। अब बताइए साथियों, हमें यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है जो आपके विद्युत आपूर्ति की सप्लाई करनी है या उसको ट्रांसमिट करना है, तो आपके वोल्टेज का मान है वो कितना होना चाहिए, यानी कितने केवी है जो हमें यहाँ से प्रेषित करनी चाहिए, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका 33 kV टू 66 kV, ऑप्शन बी है 66 kV टू 100 kV, ऑप्शन सी है 110 kV टू 150 kV और ऑप्शन डी है आपका 150 kV टू 220 kV। अब बताइए साथियों किस वोल्टेज पे जो हमें ट्रांसमिट करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन है वो हम हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज पे क्यों करते हैं? पावर लॉस को कम करने के लिए हम जो ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज पे करते हैं। और इनमें आपका हाई वोल्टेज है जो आपका 150 kV से 220 kV है जो आपका दे रखा है। ध्यान रखना साथियों, ज़्यादा दूरियों के लिए यदि हमें विद्युत सप्लाई की आपूर्ति को ट्रांसमिशन करना है तो हमें उच्च वोल्टेज पे करना चाहिए ताकि पावर लॉस है जो कम रह सकें, या पावर लॉस को हम उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन करके पावर लॉस को कम कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, लीड्स तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है। अब बताइए साथियों, लीड्स तार होते हैं जो आपके मैं बोलूँ तो आपको होलो कंडक्टर कह सकते हैं आप लीड्स तारों को। इनका उपयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है। किसको अभिभूत करने के लिए, या आप कह सकते हैं किसको कम करने के लिए जो आपके लीड्स तारों का उपयोग है वो मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जा सकता है। बताइए साथियों, ऑप्शन ए दे रखा है आपका कोरोना इफेक्ट, ऑप्शन बी है स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी है रेडियो इंटरफेरेंस और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी लीड्स तारों का उपयोग है जो हम स्किन प्रभाव को कम करने के लिए काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम लीड्स तारों का प्रयोग करते हैं। ये तैयार है जो साथियों आपके बहुत सारे चालक हैं जो आपस में ऐसे गूंथ कर है वो इस तार का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसमें बहुत सारे कंडक्टर मिलकर एक बड़े कंडक्टर निर्माण करते हैं और इस प्रकार के कंडक्टर में मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए जो स्किन प्रभाव जो आपको कम करने के लिए जो इस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, UHF पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए क्या किया जाता है। बताइए साथियों, पहले तो साथियों आपको पता होना चाहिए ये UHF क्या भला है, तो मैं बताता हूँ साथियों। इसे कहते हैं हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना चाहता हूँ, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से हैं जो क्या किया जाता है ये आपको पूछा गया। ऑप्शन ए कंडक्टर रंगे जाते हैं, ऑप्शन बी कंडक्टर एनोडाइज किए जाते हैं,
ऑप्शन सी है चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का उपयोग किया जाता है, और ऑप्शन डी आपका चांदी चढ़ी हुई तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर कोरोना इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा उपाय है जो इनमें से करना चाहिए। दोस्तों जल्द से जल्द है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर स्किन प्रभाव को कम करने के लिए हम चांदी चढ़ी हुई कॉपर की ट्यूब का यूज करते हैं। ध्यान रखना साथियों, सिल्वर लेपित कॉपर की जो ट्यूब है होती है उसका उपयोग है हम अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए या कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर इस्तेमाल किए जाने वाली रिले। अब बताइए साथियों, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में है तो इनमें से कौन सी रिले का उपयोग है जो हम करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका महो रिले, ऑप्शन बी है रिएक्टेंस रिले, ऑप्शन सी है इम्पीडेंस रिले, और ऑप्शन डी है आपका किसी भी रिले का उपयोग नहीं होता है। साथियों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आपको पूछा गया है कौन सी रिले हम काम में लेती हैं। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है, यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए है जो हम महो रिले काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में महो रिले काम में लेते हैं। ध्यान रखना महो रिले को हम क्या नाम कहते हैं या किस नाम से पुकारते हैं, इसे कहते हैं एडमिटेंस रिले। ध्यान रखना साथियों, महो रिले को ही है जो आपकी एडमिटेंस रिले है वो कहा जाता है साथियों। और साथियों जहाँ पे आपके पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी बार बार आपकी पावर बढ़ रही हो या बहुत ज़्यादा मात्रा में घट रही हो, वहाँ पे भी है जो आपका महो रिले का हम उपयोग करते हैं। ध्यान रखना इसका मुख्य प्रयोग है जो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए रहता है। साथियों ध्यान रखना ऑप्शन बी में आपको दे रखा है रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिले का काम है जो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं। ध्यान रखना साथियों, रिएक्टेंस रिले का काम जो आप यूज है हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, और जो आपकी इम्पीडेंस रिले है ना उसका यूज है जो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ध्यान रखना साथियों, महो रिले या जिसे हम एडमिटेंस रिले कहते हैं उसका प्रयोग है जो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। रिएक्टेंस रिले का प्रयोग है जो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, और जो आपकी इम्पीडेंस रिले है उसका प्रयोग है जो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ध्यान रखना साथियों, इस प्रकार हमने बात कर ली ये आपकी महो रिएक्टेंस और इम्पीडेंस रिले की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों के लिए हमें महो रिले या एडमिटेंस रिले का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ACSR चालक में स्टील के तार का क्या कार्य होती है। बताइए साथियों, ये जो आपका वायर होता है ACSR, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म होती है साथियों एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ध्यान रखना साथियों, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है, ये जो आपकी ACSR की फुल फॉर्म होती है। अब बताइए साथियों, ACSR चालक में जो हम स्टील का तार काम में लेते हैं वो क्यों काम में लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा आपका सर्जेज की अवेक्षा करना, यानी जो आपकी आकाशीय बिजली गिरती है उससे सुरक्षा करना। ऑप्शन या जो आपका कोई आपका ग्राउंड सर्किट जो आपका भू संपर्क दोष हो जाता है उसको कम करने के लिए। ऑप्शन बी आपका कोरोना को रोकने के लिए। ऑप्शन सी आपका इंडक्टेंस को कम करना और पावर फैक्टर में सुधार करना। ऑप्शन डी आपका एक्स्ट्रा यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। अब बताइए साथियों, जो आपके ACSR में जो स्टील का वायर है जो हम काम में लेते हैं वो हम क्यों काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना इसमें है जो आपके बहुत सारे एल्यूमिनियम के वायर होते हैं जिनके बीच में जो आपका एक स्टील का वायर होता है उसके बीच है जो उसके बाहर है जो आपके ये एल्यूमिनियम के तार है जो आपस में ऐसे गूंथे हुए होते हैं। जहाँ तो ध्यान रखना ये जो आपका स्टील का वायर है वो इन एल्यूमिनियम वायर के बीच में रखते हैं। तो हम क्यों रखते हैं वो स्टील का वायर, उसका क्या कार्य है ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए ये हम स्टील का वायर काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, यानी यह जो आपके एल्यूमिनियम के वायर हैं वो आपके चालकता तो रखते हैं लेकिन ये
उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, लाइन की मजबूती के लिए जो स्टील का वायर है वो इन एल्यूमिनियम कंडक्टर्स के बीच रखकर ये जो आपके SCSR है वो कंडक्टर बनाया जाता है। ध्यान रखना साथियों। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो गया एक्स्ट्रा मैकेनिकल पावर प्रदान करने के लिए है जो हम SCSR में स्टील तार का काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक है? बताइए साथियों, यानी इसमें शॉर्ट सर्किट का कौन सा प्रकार है जो सबसे खतरनाक है? ऑप्शन ए आपका लाइन टू लाइन शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है डेड शॉर्ट सर्किट। डेड शॉर्ट सर्किट का मतलब आपके जितने भी वायर हैं वो आपके एक साथ शॉर्ट हो गए। ऑप्शन सी है लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी है लाइन टू लाइन और ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। अब बताइए साथियों कौन सा शॉर्ट सर्किट है जो सबसे खतरनाक होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके जितने भी वायर है लाइन में वो सारे शॉर्ट हो गए हैं उसे हम डेड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और यही जो आपका शॉर्ट सर्किट का प्रकार है ये सबसे खतरनाक होता है। ध्यान रखना साथियों, डेड शॉर्ट सर्किट है वो आपका सबसे खतरनाक होता है। लाइन टू लाइन में साथियों ध्यान रखना, आपके किन्हीं भी आपके दो फेज के बीच है वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लाइन टू ग्राउंड का ध्यान रखना आपका, यानी जो आपका एक फेज का वायर है वो आपका टूट कर ज़मीन पर गिर के है उसे हम लाइन टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और लाइन टू लाइन और ग्राउंड शॉर्ट सर्किट कहते हैं, यानी आपके दो लाइन के कंडक्टर है वो आपके टूट के ज़मीन पे गिर गए हैं उसे हम कहते हैं लाइन टू लाइन और ग्राउंड शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखना साथियों। तो ये हमने बात कर ली जो आपके शॉर्ट सर्किट के टाइप्स होते हैं उनके बारे में। सबसे जो आपका खतरनाक शॉर्ट सर्किट माना गया है वह आपका डेड शॉर्ट सर्किट, यानी इसमें आपके जितनी भी लाइन्स या न्यूट्रल वगैरह जो भी है वो आपके सारे शॉर्ट हो गए हैं उसे हम डेड शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, बूस्टर मूल रूप से, अब बताइए साथियों बूस्टर हम किसे कहते हैं या बूस्टर के रूप में किसे काम में लेते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका कुचालक, ऑप्शन बी आपका कैपेसिटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी आपका सिंक्रोनस मोटर। अब बताइए साथियों बूस्टर के रूप में हम इनमें से किसे काम में लेते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी। साथियों बूस्टर के रूप में जो हम ट्रांसफार्मर को काम में लेते हैं। अब आप पूछोगे सर ट्रांसफार्मर को बूस्टर के रूप में कैसे काम में लेते हैं, तो मैं बताऊंगा साथियों यह आपके बूस्टर का क्या कार्य होता है, यानी किसी चीज़ के आयाम को बढ़ाना या किसी चीज़ को बलपूर्वक है जो आगे प्रदान करना। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, वो आपके वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, यानी वोल्टेज की जो आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा और बढ़ाने के रूप में इसी कारण है जो हम ट्रांसफार्मर को बूस्टर का नाम दे देते हैं। यानी यह आपके वर्धक का काम करता है, यानी किसी भी चीज़ का या आपको आउटपुट में है वो आपको बढ़ा कर देगा। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर को बूस्टर की मान्यता देते हैं। और यह आपके वोल्टेज को है जो आप हमें स्टेप अप करके प्रदान करता है, तो हम कह सकते हैं ये एक बूस्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। साथियों इंसुलेशन को कोई हम कुछ बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं, कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। संधारित्र को साथियों हम सिंगल फेज मोटरों में या तो हम फेज विभक्त करने के लिए काम में लेते हैं। ध्यान रखना फेज शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि सिंगल फेज मोटर है जो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, और संधारित्र की मदद से हम फेज शिफ्ट कर देते हैं, यानी फेज को विभक्त कर देते हैं, जिससे आपकी सिंगल फेज मोटर है जो आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। और आपका पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी हम जो आपका संधारित्र है वो काम में लेते हैं। अब सिंक्रोनस मोटर दे रखा है, सिंक्रोनस का मोटर भी आपकी तुल्यकाली मोटर होती है, उसका प्रयोग भी हम पावर फैक्टर यानी ट्रांसमिशन लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना साथियों ये आपकी नियत गति वाली मोटर है और यह आपकी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली मोटर है, जो आपकी लीडिंग, लैगिंग और आपका यूनिटी, यानी तीनों प्रकार के पावर फैक्टर है पर आपकी सिंक्रोनस मोटर है वो आपकी काम कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रांसफार्मर को है जो हम बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों बूस्टर का मतलब यहाँ पे हो गया किसी भी चीज़ को आउटपुट में हमें बढ़ाकर प्रदान करना। ध्यान रखना साथियों हाई आउटपुट प्रदान करना, यह है जो आपके बूस्टर का मतलब यहाँ पे रखा गया है। और बूस्टर के रूप में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा हैं जो अपना प्रेम प्यार बनाए रखें, ताकि हम हमेशा आपके लिए ऐसा ही कंटेंट, महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और
जैसे जैसे आगे टाइम चलेगा वैसे वैसे जो आपके लिए जो हमें इम्प्रूव करने हैं वो सारे करते जाएंगे और वो आपको अच्छा कंटेंट प्रदान करके सिलेक्शन में भागीदार बनाने की है जो हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों। तो अपना इस चैनल पे प्रेम है वो प्यार है ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें साथियों। अगला आपका क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। अब बताइए साथियों, हाई वोल्टेज में जो हम इंसुलेटर काम में लेते हैं उनकी किस चीज़ का यानी उनका परीक्षण है और किस प्रकार किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है पावर आवृत्ति परीक्षण, ऑप्शन बी है आवेग परीक्षण, ऑप्शन सी है आपका उपरोक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन ई है आपका डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, इंसुलेटर का अगर हमें हाई वोल्टेज पे काम में लेना है तो उनका कौन सी चीज़ का परीक्षण किया जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च वोल्टेज इंसुलेटर का यदि हमें उच्च वोल्टेज पे काम में लेना है तो उनकी पावर आवृत्ति का परीक्षण करना पड़ेगा और उनका आवेग का परीक्षण करना पड़ेगा, यानी वह जो आपके कितनी आवृत्ति तक है जो आपके उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भंग नहीं होगी, यानी वो कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। और उन पे आवेग आवेग क्या होता है, आवेग आपका होता है साथियों बहुत ही कम समय के लिए अधिक बल लगना, यानी जो आपके भाई जिस इंसुलेटर पर है जो हम अगर थोड़े समय के लिए अत्यधिक वोल्टेज भी आ गया किसी लाइन में तो वो सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता, यह दोनों चीज़ों का परीक्षण है जो आपके इंसुलेटर पर किया जाता है यदि हम उसी इंसुलेटर को हाई वोल्टेज में काम में लेना चाहते हैं। ध्यान रखना साथियों, एक बार पुनः सुनना, यदि हमें किसी भी प्रकार के इंसुलेटर को हाई वोल्टेज पे काम में लेना है तो पहले हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा। क्या टेस्ट करना पड़ेगा, पावर आवृत्ति परीक्षण करना पड़ेगा, यानी यह जो इंसुलेटर है वह आपका उच्च आवृत्ति पर कार्य करने के योग्य है या नहीं, यह हमें टेस्ट करना पड़ेगा। आवेग परीक्षण मतलब अगर इस इंसुलेटर पर बहुत कम समय के लिए अत्यधिक वोल्टेज भी आ जाए, ईएमएफ भी आ जाए तो यह सहन कर सकेगा या विकृत हो जाएगा। ये दोनों परीक्षण हैं जो आपके उच्च वोल्टेज पर काम में लेने से पहले एक इंसुलेटर पर है जो किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना साथियों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान क्या होगा। अब साथियों हमने अभी बात की है कि ट्रांसफार्मर को हम बूस्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बताइए साथियों, प्रयोग कर सकते हैं तो हमें एक ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर को कहाँ पे लगाना चाहिए, यानी या तो हमें जहाँ पे वोल्टेज प्रेषित कर रहे हैं भेजने वाले सिरे पे लगाना चाहिए, या हमें वोल्टेज जहाँ पे मिल रहा है यानी एंडिंग सिरे पे लगाना चाहिए, या लाइन के बीच में लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा आपका प्रापक छोर, यानी यहाँ पे वोल्टेज हम प्राप्त कर रहे हैं एंडिंग सिरे पे। ऑप्शन बी है प्रेषण छोर पर, जहाँ से वोल्टेज हम सेंडिंग कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में। और ऑप्शन सी आपका मध्यवर्ती बिंदु पर। और ऑप्शन डी है यानी लाइन में आप कहीं भी लगा सकते हो। अब बताइए साथियों, जो आपका उचित स्थान है वो कौन सा रहेगा बूस्ट ट्रांसफार्मर को लगाने का। तो प्लीज़ साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वह जो आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द टाइप करें ताकि हम जल्द से जल्द है जो अगले क्वेश्चन पे चल सकें। साथियों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ साथियों कमेंट में अपना आंसर देने से कभी भी ना घबराएं। आपको जैसा भी आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। अगर आपका गलत होगा तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे साथियों, आपकी गलतियाँ ही आपको सिखाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और गलतियाँ करके जो इंसान सीखता है वह चीज़ इंसान कभी नहीं भूलता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पे गलती भी करोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे। गलती करने से यहाँ पे आपका कुछ नहीं उखड़ने वाला है, लेकिन आपको बहुत कुछ आप सीख लोगे और वह आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जैसा भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपना अति महत्वपूर्ण आंसर है जो ज़रूर टाइप करें प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों। और साथियों जब भी आप सेशन स्टार्ट कर रहे हो एक पेन और कॉपी अपने पास रखें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो कृपया उसमें नोट करते जाएं, ताकि आप जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले एक बार रिवीजन कर लें और आपका एग्ज़ाम में है जो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो क्या रहेगा। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि हमें ट्रांसमिशन लाइन में एक बूस्ट ट्रांसफार्मर का उपयोग करना है या लगाना है तो हमें उसको मध्यवर्ती बिंदु पर यानी मीडियम पॉइंट पे लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए साथियों, जैसे मान लो हम यहाँ से 550 kV वोल्टेज है
वो भेज रहे हैं और यहाँ हमें प्राप्त करने हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए, ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेंगे तब तक है जो आपका इनमें पावर लॉस के कारण ये बहुत घट जाएंगे, यानी लो हो जाएंगे वोल्टेज। तो अब साथियों ये ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो ज़्यादा घटेंगे। तो साथियों यहाँ पे जब हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो यह जो जहाँ पे ये वोल्टेज घटे हैं ये उनको वापस बढ़ा के आगे प्रेषित करेगा और यहाँ पे वोल्टेज है जो हमें उतने ही मिल जाएंगे। वोल्टेज पावर लॉस है, जो वोल्टेज लॉस है वो नहीं होगा। ध्यान रखना साथियों, इसी कारण है जो आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर को किसी भी लाइन के या ट्रांसमिशन लाइन के मीडियम पॉइंट पे लगाने की प्राथमिकता दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी मीडियम पॉइंट पर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित में से निर्भर करती है। अब बताइए साथियों, जो आपका एक इंसुलेटर मटेरियल है उसकी आपकी डाइलेक्ट्रिक शक्ति है, उनमें से किस पर निर्भर करती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर, ऑप्शन सी है परावैद्युत पदार्थ में अपूर्णता पर, ऑप्शन सी है दबाव, तापमान और आर्द्रता पर, और ऑप्शन डी आपका इन सभी पर। अब बताइए साथियों, जो आपका इंसुलेटर जो भी मटेरियल है उसकी इंसुलेटिंग पावर है वो इनमें से किस पर निर्भर करती है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी पर है जो आपकी एक इंसुलेटर मटेरियल की इंसुलेटिंग जो आपकी पावर है वो निर्भर करती है। साथियों ध्यान रखना, या हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक शक्ति है वो निर्भर करती है, या इन सभी जो आपके कारणों से हैं जो आपकी डाइलेक्ट्रिक शक्ति है वो प्रभावित होती है। यानी अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर हम कैसे वोल्टेज दे रहे हैं, हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, इस पर भी ये निर्भर करता है। परावैद्युत पदार्थ में अपूर्णता पर, यानी किस प्रकार का हमारे पास पदार्थ काम में लिया गया है उस पर भी ये निर्भर करता है। यानी दबाव पे भी ये निर्भर करता है, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा इस पर भी निर्भर करता है, और जो आपके वातावरण की जो वायुमंडलीय दशाओं पे भी है ये निर्भर करता है। ध्यान रखना साथियों। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी पे जो आपके एक इंसुलेटरी मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोले या आपकी इंसुलेटिंग जो पावर है वो बोले तो निर्भर करती हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब बताइए साथियों, इनमें से कौन सी गैस है जिसका उपयोग हम अचालक के रूप में या कह सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन डी है आपका फ्रेयोन। बताइए दोस्तों क्या रहेगा सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जो हम विद्युतीय उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊं तो साथियों आपका एक SF6 है जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है। ध्यान रखना साथियों, उसमें हम यह सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है जो हम आर्किंग माध्यम के रूप में काम में लेते हैं, यानी आग बुझाने के माध्यम के रूप में काम में लेते हैं हम SF6 गैस। SF6 गैस को क्या कहते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो साथियों इन गैसों में से जो आपकी SF6 गैस होती है उसे हम विद्युतीय उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियोन, ये आपका आंसर नहीं रहने वाला है, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकीय विकार किस कारण होता है। अब साथियों बताइए, जो आपका एक सॉलिड इंसुलेटेड मटेरियल है या जो आपका पदार्थ है उसका विद्युत यांत्रिकी विकार किस कारण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है चुंबकीय हुम, ऑप्शन बी है कंपन, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल, और ऑप्शन डी आपका वोल्टेज उच्चावन से उत्पन्न विद्युत तनाव। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर। एक आपका ठोस विद्युत रोधी पदार्थ है उसका विद्युत यांत्रिकीय विकार है वो इनमें से किसके कारण होता है ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न जो आपका बलकृत प्रतिबल है उस पर है जो आपका एक विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार है जो आपका निर्भर करता है। ध्यान रखना साथियों, विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बलकृत जो आपका प्रतिबल होता है, जो आपका एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो लगाया गया बल है उसके कारण है जो आपका एक किसी ठोस या कह सकते हैं सॉलिड जो आपका इंसुलेटेड मटेरियल है उसका विद्युत यांत्रिकीय
विकार है जो इसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत क्षेत्रीय द्वारा उत्पन्न बलकृत प्रतिबल के कारण है, जो आपका ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार बनने का एक है जो आपका मुख्य कारण है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्कर और 200 द्वितीयक चक्कर वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, वोल्ट प्रति चक्कर ज्ञात कीजिए। अब साथियों 100 वोल्ट एसी की आपूर्ति मतलब आपका E1 का मान है, जो आपका प्राथमिक वोल्टेज का मान 100 वोल्ट दे रखा है, प्राथमिक चक्कर का मान है जो आपका 800 वोल्ट दे रखा है, और आपका द्वितीयक चक्कर का मान है वो आपको 200 टर्न दे रखा है। 800 वोल्ट नहीं साथियों, 800 टर्न, और आपका N2 है 200 टर्न है, ध्यान रखना। तो वोल्ट प्रति चक्कर पूछा है, तो वोल्ट प्रति चक्कर हम साथियों कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राथमिक का वोल्टेज दे रखा है और प्राथमिक का चक्कर दे रखा है, और हमें प्राथमिक का वोल्टेज प्रति चक्कर पूछा है। तो साथियों ध्यान रखना, वोल्टेज प्रति चक्कर मतलब हो गया आपका E1/N1। वोल्टेज आपको 100 दे रखा है और टर्न्स आपके 800 है, तो आपका वोल्टेज प्रति चक्कर आ जाएगा 0.125, यानी 0.125 है वोल्ट है जो आपका इस वाइंडिंग के एक चक्कर में वोल्टेज है जो रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। साथियों ध्यान रखना, हमें प्राथमिक वोल्टेज दे रखा है, प्राथमिक टर्न्स दे रखे हैं, द्वितीयक टर्न्स दे रखे हैं, और हमें प्राथमिक में जो आपका ध्यान रखना साथियों, ये हमें यहाँ पे लिखा नहीं गया है, फिर भी हमें प्राथमिक ही माने, क्योंकि द्वितीयक मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100/200 होगा, यहाँ पे 0.5 आएगा जो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो हमें यहाँ पे प्राथमिक के आधार पर ही है जो आपका वोल्टेज प्रति चक्कर है जो बताना है। वोल्टेज प्रति चक्कर मतलब आपका एंसर ही हो गया साथियों, टर्न्स को हम चक्कर कहते हैं, और वोल्टेज प्रति चक्कर पूछा है मतलब ऊपर आपका वोल्टेज आएगा यानी 100 वोल्ट आएगा, और नीचे आपका टर्न्स की संख्या आएगी मतलब 800 टर्न आएंगे, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.125 है जो वोल्टेज है जो आपके प्रति चक्कर रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वैसे सेम ही क्वेश्चन है साथियों, लेकिन इसमें आपको द्वितीयक वोल्टता पूछ लेगी ये, यानी 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्कर और 200 द्वितीयक चक्कर वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। आपको E2 यानी द्वितीयक वोल्टेज का मान पूछा है। साथियों ध्यान रखना, आपका E1 आपको दे रखा है 100 वोल्ट, N1 आपको दे रखा है 800 वोल्ट, 800 टर्न, सॉरी साथियों वोल्ट नाम निकल गया, टर्न होता है, और आपको N2 यानी 200 टर्न दे रखा है। अब साथियों आपको फॉर्मूला पता होगा, E1/E2 बराबर N1/N2। तो E1 आपका 100 दे रखा है, E2 हमें ज्ञात करना है, N1 आपका 800 दे रखा है, और N2 आपका 200 रखा है। तो साथियों अब करेंगे हम वज्र गुणा, तो 100 को 200 से वज्र गुणा, 100 × 200 बटा आपका क्या आ जाएगा 800। तो ये कट गया, ये रह गया हमारे पास 25 वोल्ट। साथियों इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने आएंगे 25 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये बस मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी आपको प्राथमिक वोल्टेज दे रखा है, प्राथमिक टर्न और द्वितीयक टर्न दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट करना है, यानी 100/E2 हमें ज्ञात करना है और 800/200, और यहाँ से हमें डायरेक्ट काट के आंसर निकाल लेना है। 200 से 800 गए 4 बार, और 4 से 100 गए 25 बार, यानी जो आपका E2 आ गया वो आपका 25 वोल्ट आ गया। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है साथियों, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 25 kV ट्रांसफार्मर में जिसमें वोल्टेज अनुपात 3300/400 वोल्ट है, प्राथमिक और द्वितीयक करंट ज्ञात कीजिए। अब साथियों आपको प्राथमिक में 3300 वोल्टेज दे रखा है, द्वितीयक में आपको 400 वोल्ट दे रखा है। आपको धाराएं पूछिए साथियों, और जो आपकी ट्रांसफार्मर की क्षमता है वो आपको 25 kV दे रखी है। तो साथियों ध्यान रखना, धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। धारा ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है, वो होता है आपका kV/, जो भी आपको वोल्टेज दे रखा है, यानी ये आपका वोल्टेज है जो किलोवाट में दे रखा है, यानी 25,000 वोल्ट एम्पियर, और आपका प्राथमिक में वोल्टेज कितना है 3300। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
3300 क्या है वोल्टेज है, तो वी से वी कट गया आपका। अब आंसर क्या आएगा, एम्पियर में आएगा। तो साथियों आप फॉर्मूले के माध्यम से भी आप है इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। यानी आपको आंसर चाहिए एम्पियर में, और यहाँ पे आपको किलो वोल्ट एम्पियर और वोल्टेज है जो आपके वोल्ट में है, ध्यान रखना। तो किलो वोल्ट मतलब यहाँ पे किलो लगा दिया हमने, 10 की घात 3 लगा दी, वोल्ट से वोल्ट कट गया, तो आपका आंसर किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन देख के भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो साथियों जब हमें 25 kV का ट्रांसफॉर्मर है, तो 25,000 इंटू वोल्ट एम्पियर बटा हमें प्राथमिक वोल्टेज 3300 दे रखा है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.58 एम्पियर। यानी जो आपका प्राथमिक में जो आपकी धारा है वो 7.58 एम्पियर रहेगी। और द्वितीयक में इसी प्रकार हम द्वितीयक में ज्ञात कर लेंगे। यानी 25 इंटू किलो का मतलब 1000 वोल्ट एम्पियर दे रखा है हमें, और वोल्टेज है हमारे पास 400। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास है जो आ जाएगा 62.5 एम्पियर। ध्यान रखना साथियों, प्राथमिक में आपकी 7.58 एम्पियर और द्वितीयक में आपकी 62.5 एम्पियर है जो आपकी धारा रहने वाली है। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर लिया है। जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपकी प्राथमिक है वो 7.58 एम्पियर और जो आपकी द्वितीयक में है वो 62.5 एम्पियर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के सेशन के अपने अंतिम क्वेश्चन पे। ट्रांसफॉर्मर में लोहांश कहाँ होता है, बताइए साथियों। ट्रांसफॉर्मर में जो आपकी आयरन आनी है वो कहाँ पे होती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है कोर में, ऑप्शन बी है वाइंडिंग में, ऑप्शन सी है रोधन तेल में यानी इंसुलेटिंग ऑयल में, और ऑप्शन डी है आपका मेन बॉडी यानी मुख्य बॉडी में। बताइए साथियों ट्रांसफॉर्मर में हमें जो आयरन लॉस देखने को मिलते हैं वो इनमें से कौन से कंपोनेंट में देखने को मिलते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों एकदम ईजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ सभी साथियों का आंसर है जो सही होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस होता है वह हमें कोर में देखने को मिलता है। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर बनी होती है ना, कोर में हमें आयरन लॉस देखने को मिलता है। साथियों ध्यान रखना, वाइंडिंग में है जो आपका कॉपर लॉस होता है, ध्यान रखना वाइंडिंग में जो आपका कॉपर लॉस होता है। अब साथियों ध्यान रखना, कोर लॉस को कम करने के लिए, कोर लॉस है जो आयरन हानि है जो आपकी दो प्रकार की होती है, यानी एडी और हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस को कम करने के लिए जो हम कोर में यानी पदार्थ की मात्रा में जो हम सिलिकॉन मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला के हम ट्रांसफॉर्मर की कोर की जो हिस्टेरिसिस हानियों को कम कर सकते हैं। और आपके एडी धारियाँ हानियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को पटलित करते हैं। साथियों ध्यान रखना, एडी धारा हानि को कम करने के कोर को पटलित करते हैं। और हिस्टेरिसिस जो आपका लॉस है उसको कम करने के लिए हम इसमें सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिला देते हैं। और हिस्टेरिसिस और एडी करंट हानि है ये आपकी आयरन हानि है, और जो आपकी कॉपर हानि है वो हमें वाइंडिंग में देखने को मिलती है जो लोड पे भी निर्भर करती है। यानी लोड अधिक होगा तो आपकी कॉपर हानि भी अधिक होगी, लोड कम होगा तो कॉपर हानि भी कम होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो गया, यानी ट्रांसफॉर्मर में जो आपकी आयरन हानि है वो आपकी कोर में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही आंसर हो गया। तो साथियों आज के सेशन के सारे क्वेश्चनों का हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन कर लिया है, और आज के सेशन के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे समाप्त। अब साथियों मिलेंगे एक नए सेशन में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। साथियों मैं बता रहा हूँ आपको, अभ्यास से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी जिन साथियों ने एक बार सेशन अटेंड कर लिया है वो कृपया करके दोबारा फर्स्ट मोड में इनको अटेंड करें। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ध्यान रखना साथियों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुंचोगे। साथियों ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में माइंडेड बन जाओगे। साथियों ध्यान रखना, तो आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आज का सेशन के सारे क्वेश्चन हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन कर लिए हैं। मिलेंगे हम कल के नए सेशन में नए क्वेश्चनों के साथ, नई उम्मीद, नए सूर्य और नई उमंग के साथ, नए जोश जुनून के साथ। तब तक सभी साथी है जो इन क्वेश्चन की अभ्यास करते रहिए। और प्लीज़ साथियों एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ अपने इस चैनल पर इतना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और अपने इस चैनल या इन सेशंस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें,
और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों, ताकि जब भी आपकी नई न्यू क्लास है जो यूट्यूब पे अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना टाइम गंवाए आप जल्द से जल्द है वो सेशन अटेंड कर सकें। तो प्लीज़ साथियों एक बार मैं पुनः निवेदन करूँगा, अपना इस चैनल पर प्यार प्रेम है जो बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में जो आपका महत्वपूर्ण फीडबैक है जो हमें अवश्य दें कि आपको हमारे साथ इस प्रकार जुड़कर इस चैनल के माध्यम से स्टडी करना कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने एग्ज़ाम तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम में 100% नहीं कह सकता साथियों, लेकिन 90% क्वेश्चन है जो आपके टेक्निकल के जो आपके इस क्लास से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे साथियों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो अपने एग्ज़ाम तक कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आपको एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और साथियों निरंतर अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पे अपना पूर्णतः मनोयोग के साथ है जो स्टडी पे फोकस रखें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।